नमस्कार दोस्तों, आज विनर्स एज आपके सामने लेकर आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सीधी बात, छोटे में और बहुत फ़ायदा देने वाली। तो बात क्या है कि काफ़ी समय से हम लोग देख रहे थे तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, जीडीसी की तैयारी, नेट की तैयारी, बहुत सारी अलग-अलग तरह की तैयारियों की बातें चल रही थी। इसी बीच मैं काफ़ी सारे कैंडिडेट से भी बात करते हुए ये सोच पा रहा था कि सारी अलग-अलग तैयारियाँ तो एक चीज़ है, लेकिन एक जो लेवल होता है ना, जनरल लेवल किसी कैंडिडेट का, वो किसी भी तैयारी से ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है उसके सक्सेसफुल होने में। चाहे आप नेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए। आपने देखा होगा कि रिटन ही नहीं, इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि तैयारी बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो करनी ही चाहिए। लेकिन सब कुछ शुरू होता है किसी का जनरल लेवल क्या है उसके सब्जेक्ट में, और ये जनरल लेवल की कहानी शुरू होती है जब पहले दिन उसने एडमिशन लिया होता है उस दिन से। तो कहा जाता है ना कि पुराने जितने पाप हैं उनका प्रायश्चित इसी जन्म में करना होता है और उसके बाद ही मोक्ष मिलता है। तो हम लोगों ने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में पाप किए हैं कुछ, तो चलिए उन पाप की बात करते हैं। बीए और एमए के समय में, खैर मैंने तो बीए नहीं किया था, तो मैंने डायरेक्टली एमए ही किया था क्योंकि मेरा साइंस साइड से था। तो बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और फिर एमए किया। एमए भी इग्नू से किया। तो मैं बीए की बात अपनी नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ, और एमए की बात अपने लिए भी कर रहा हूँ। तो बीए और एमए के दिनों में हम लोगों के कुछ कर्तव्य होते थे, और उनमें से एक मुख्य कर्तव्य होता था सिलेबस को इम्पॉर्टेंट के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ना। सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ऐसा कौन करता है, एकदम सही लग रहा है, ऐसा कोई नहीं करता है। सब एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि एक बीए या एमए के स्टूडेंट से आप इतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट थोड़ी ना करेंगे कि वो आज के डेट पर पीछे मुड़ के देखने की स्थिति में आ गया हो उस समय ही। अगर उसके पास 10 साल आगे की बुद्धिमानी होती तो ज़रूर वो अच्छे से बैठ कर के पढ़ता। लेकिन एक साधारण स्टूडेंट जो है बीए या एमए का, वो इतना नहीं सोचता है। वो केवल पास होना चाहता है। उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खोजता है, गाइड बुक खोजता है, जुगाड़ से कहीं कुछ क्वेश्चन पता चल जाए तो उसका भी देखता है। कुल जमा पास होना चाहता है और अच्छे डिवीज़न से। हो भी जाता है, सब लोग हुए। तो उस प्रोसेस में 1-2 गलतियाँ वो किया करता है। एक तो बेसिक, हर कोई नहीं करता है, जो करता है उसके लिए बता रहा हूँ। एक कि बेसिक जो है ना, वो एग्ज़ाम की दौड़ में बेसिक थोड़ा रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, और टेक्स्ट सारे कवर नहीं करता है। जितने पोएम सिलेबस में थे वो नहीं पढ़ता है, जितनी नॉवेल्स थी उनको नहीं पढ़ता है पूरा। पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बिना पढ़े आराम से एमए पास हुआ जाता है। एक भी नॉवेल बिना पढ़े एमए आराम से पास हुआ जाता है। एक भी पोएम की कोई भी लाइन बिना याद किए, और कोई भी पोएम और नॉवेल आपको पसंद नहीं आई हो, प्ले आपको पसंद ना आया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने सब्जेक्ट एकदम एन्जॉय ना किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आराम से एमए पास हुआ जाता है अच्छे नंबर लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से भी पूछ लीजिए और आप भी जानते हैं। तो क्योंकि डिग्री से ज्ञान का कोई संबंध नहीं रह जाता है, और डिग्री पाने की जो होड़ होती है उसमें लोग सब कुछ भूल जाते हैं, तो इससे फिर हो जाता है नुकसान। और वो नुकसान, अब एमए करके ही कोई चला गया फील्ड छोड़ के तो उसको कोई नुकसान पता नहीं चलेगा, लेकिन जो उस फील्ड में रह जाता है फिर पीएचडी करता है या नेट निकालने की दिशा में जाता है ताकि एकेडमिक्स में आ सके, अंग्रेजी ही में रह सके, उसको वो नुकसान जो है बाद में आ कर के होता है। वो बाद में क्या है, अब है एग्ज़ाम के पहले। तो वो बैठ करके क्वेश्चन बैंक लगाएगा। अरे उसी क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। क्वेश्चन बैंक आपको आइडिया बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इन टॉपिक्स पे इतनी डेप्थ में, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बैंक से ये समझ के, कुछ लोग, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो बहुत ही मतलब एकदम धार्मिक प्रकार की प्रवृत्ति से, जैसे अलग अलग प्रकार के धर्म ग्रंथ जुटा करके उनको अगरबत्ती दिखाई जाती है ना पूजा करने में, तो वैसे ही हर प्रकार का क्वेश्चन बैंक जुटाते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, खरीदते हैं, और वो पूरा क्वेश्चन बैंक जो है वो तैयार कर लेते हैं। 46 में भी तैयार किए, 47 में भी किए, 50 में भी किए। मुझे तो नहीं लगता उनमें से बहुत लोगों का हुआ है। कुछ को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो 46 में
और 47 में दोनों में नहीं हुआ, कुछ को जानता हूँ 47 और 50 में नहीं हुआ, कुछ को जानता हूँ 47 में नहीं हुआ, 50 में नहीं हुआ, और आशंका है अगर ऐसे ही वो चलते रहे 51 में भी नहीं होगा। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। और एनालिसिस ये है कि सारी तैयारी यूपीएससी की किसी काम नहीं आएगी अगर आपका बेसिक लेवल ही उस लायक नहीं है। और बेसिक लेवल अगर आपका उस लायक है तो आप बाकी लोगों से कम तैयारी करके भी उसको क्लियर कर ले जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। साथ ही साथ जो इंटरव्यू में 12-14 मार्क्स वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बात बता दूं कि ये बेसिक लेवल की ही समस्या है। मैं खुद इंटरव्यू में बाहर बैठा हुआ था देने के लिए, एक मैडम बाहर लगभग रोने जैसा मुंह बना कर आई, और क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से एक साथ बैठे थे तो उन्होंने बताया भी कि क्या हुआ था। तो उनसे प्रश्न पूछ करके इंटरव्यू कमेटी ने उनको ये बताया था कि बेटा अगली बार तैयारी करके आना। मैं ये मानता हूँ बहुत तरह तरह के आरोप लगते हैं, पैसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर उन्होंने भी ये माना और हमको भी ये लग रहा था, असेसमेंट हो जाता है कैंडिडेट का आपस में एक दूसरे का, कि इंटरव्यू कमेटी गलत नहीं कह रही थी। और आप भी जानते होंगे बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऐसे जिनका अज्ञान जो है, अज्ञानता बहुत अधिक है, एग्ज़ाम तक पहुंच जाते हैं, किसी तरह से 55-54 क्वेश्चन रिटर्न में निकाल लेते हैं और इंटरव्यू में जा कर के फिर इलाहाबाद घूम के वापस आ जाते हैं। तो भाई इलाहाबाद घूमने की जगह, सुंदर जगह है, लेकिन क्या करेंगे इतना इलाहाबाद घूम करके। जाइए और इंटरव्यू में आपका हो जाए, इसके लिए पहले से मेहनत कीजिए। और रिटर्न में और इंटरव्यू में दोनों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपका जनरल लेवल अच्छा होना चाहिए। तो काफ़ी बहुत सारी बात होगी जनरल लेवल की, ये होता क्या है। तो भाई दुनिया भर की मैं क्या बताऊं, अपनी ही बात करूंगा। तो एमएससी करके मैं आया, बीए तो मैंने किया नहीं था, तो जब देखता था डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लोगों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ, लगता था यार ये लोग तो 3 साल पहले पढ़ के आए हैं, उसके बाद भी क्लास में भी पढ़ रहे हैं, अब टीचर से भी सीखे हैं, हम इग्नू से करके इनको क्या करेंगे। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि भाई नेट का एग्ज़ाम दिया जाए, क्योंकि यही एक तरीका था, जब एक पैन इंडियन कोई एग्ज़ाम था जो सारे लोगों को टेस्ट करके बताता था कि भाई ये किस लायक है। अच्छा, हमारे समय मतलब 2011 में मैंने नेट क्लियर किया था, तो 2011 का नेट जो है सब्जेक्टिव नेट था। उस समय नेट की इज्जत थी, अब कितनी है मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो जाने के कारण वो जो लिखने वाला पार्ट है ना, जो 3 घंटा हम लिखते थे और हाथ में खांचे पड़ जाते थे लास्ट में, वो रेनॉल्ड्स के पेन वाले, तो उतनी पावर मेरे ख्याल से नहीं लगानी पड़ती है अब थर्ड पेपर जैसा नेट को निकालने में उस समय जो लगानी पड़ती थी। क्योंकि खुद मेरा जो है 2 बार, पहला पेपर तो खैर कभी रुका ही नहीं मेरा, दूसरा पेपर भी कभी रुका नहीं मेरा, खुद मुझे 2 बार जो है 3 और 5 नंबर से तीसरे पेपर में रुकना पड़ गया था। तो तीसरा पेपर निकालना सच में कठिन कार्य था अंग्रेजी में। कारण ये था कि आप कैसा लिखते हैं, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ये चेक होता था। अब ये चेक नहीं होता है, सिर्फ याद करके जाओ और मार के चले आओ। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि नेट जो है वो अब याद करने की प्रतियोगिता हो गई है। खैर उसकी बात कभी बाद में कर लेंगे। तो जनरल लेवल के लिए मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने खुद किया। और मैंने खुद क्या किया, तो बाहर से आया था, मुझे अंग्रेजी जाननी थी, तो सबसे पहली सस्ती सी और लेकिन अच्छी किताब मेरे पास लगी मेरे हाथ में, विलियम जे लॉन्ग की हिस्ट्री वाली किताब। तो बहुत महान किताब नहीं है लेकिन आसान किताब है, पहले बार जो पढ़ रहा है उसके लिए। और एक और मज़ेदार चीज़ है, विलियम जे लॉन्ग की जो किताब थी ना, उससे मैंने नोट्स वोट्स नहीं बनाया, उसमें निशान उशान लगा करके चारों तरफ जो है पेंसिल से, किताब में पेन से नहीं, पेंसिल से निशान लगा करके और मार्जिन्स में लिख करके और बार बार पढ़ के मैंने उसको ही नोट्स में कन्वर्ट कर लिया। ये मैं मतलब आपको एकदम सही सही सच बता रहा हूँ, डींग नहीं हाँक रहा हूँ, एकदम सच बात बता रहा हूँ। मैंने विलियम जे लॉन्ग को जो है आप मान लीजिए एक तरह से नोटबुक में कन्वर्ट कर लिया। किया जा सकता है, आसान किताब है, कहानियों जैसी सुनाता है और सीधा आपको जो है 20वीं सेंचुरी के एटलीस्ट बिगिनिंग तक तो लेकर के चला जाता है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से लेकर के। बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़िए। उसको अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हडसन पढ़ लीजिए। ये बेसिक बुक्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है और पूरी किताब याद की जा सकती है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, फ्रेमवर्क हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि मैंने तो एंड्रयू सैंडर्स पढ़ा, आजकल रूटलेज बड़ी अच्छी आ गई, क्योंकि एंड्रयू सैंडर्स में अब 2000 के आसपास से आगे का कुछ नहीं है।
रूटलेज में अपडेट होके आया है, तो रूटलेज वाला आप ले लीजिए। और विलियम जे लॉन्ग जैसी किताब जो आपने बेसिक किताब पढ़ी, अब उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोट्स ठीक से बना लीजिए। अब इन नोट्स को आप डिटेल बनाइए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट जो है वो बहुत कुछ कवर करता है। तो इसको आप बना लीजिए अच्छे से। ये हो गया पहला, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं। उसके लिए एक पतली किताब मैंने ली हैरी ब्लेमायर्स की, और उसको अच्छे से पढ़ा। लेकिन साथ ही एक बहुत ही सुंदर किताब, बहुत ही अच्छी किताब जिसको मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, वो किताब मैंने ली एम.एच. एब्रम्स की, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स वाली। अभी पता नहीं कौन सा एडिशन चल रही है, उस समय 7वां 8वां 9वां के बीच में कुछ था, मैंने तो जीरोक्स ही कराया था। तो एम.एच. एब्रम्स ली और उसको भी पढ़ा। काफ़ी हद तक आप मान सकते हैं कि जैसे विलियम जे लॉन्ग मैंने याद कर लिया था, तो एम.एच. एब्रम्स का उस समय उतना वॉल्यूम नहीं था, अभी बहुत वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो मैंने भी कोशिश की थी कि एम.एच. एब्रम्स भी एटलीस्ट जितना अपने काम का है वो याद कर लिया जाए। तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी अभी भी 11वें एडिशन और 10वें को देखते हुए टॉपिक्स की। तो कोई बता रहा था जिसको मैंने लिस्ट भेजी थी कि करीब 125 पेज के आसपास का याद करना पड़ेगा इस समय, जो बेसिक है, जो याद करना ही पड़ेगा। तो ये तो क्रिटिसिज्म कवर करेगा और बहुत अच्छे से कवर करेगा, हैरी ब्लेमायर्स और एम.एच. एब्रम्स। अब आपको थियरी में बेस बनाना है, उसके लिए पहली किताब, और हर कोई इसका नाम लेगा, पीटर बैरी है। पीटर बैरी से सीधा क्वेश्चन कम ही सा फंसेगा, लेकिन पीटर बैरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको थियरी अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, सोच के साथ समझा देते हैं। तो पीटर बैरी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर उसको बाद जैसे विलियम जे लॉन्ग पढ़ी थी ना बेस में, तो पीटर बैरी आपका बेस बना देगा थियरी में। और उसके बाद उसको अपडेट करने के लिए और डिटेल में जाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें और जो नहीं हैं आपके पास पीटर बैरी के थ्रू, उन सबको लेने के लिए आपको एक किताब पे कायदे से नोट्स बनाकर याद करना पड़ेगा। वो है पी.के. नायर की कंटेम्प्रेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थियरी, बहुत अच्छी किताब है। मेरे समय में ये नहीं थी तो मैंने नहीं पढ़ी थी, इसका मुझे नुकसान हुआ, पर पी.के. नायर की बहुत अच्छी किताब है। तो अब देखिए आपने क्या क्या कर लिया। आपने विलियम जे लॉन्ग पढ़ लिया, रूटलेज पढ़ लिया, ब्लेमायर्स पढ़ लिया, ग्लोसरी पढ़ लिया, एम.एच. एब्रम्स की, पीटर बैरी पढ़ लिया, पी.के. नायर पढ़ लिया, और फाइनली थोड़ी सी चीज़ें जो बच गई हैं वो हैं कि एमए का सिलेबस आपने अच्छे तरह से कवर कर ही लिया है। तो क्रिटिसिज्म में जितने भी टेक्स्ट प्रेस्क्राइब थे और थियरी में जितने भी थियरीज प्रेस्क्राइब थे, सब आपने कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने तो डेविड लॉज वाली जो 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म थी और मॉडर्न क्रिटिसिज्म एंड थियरी थी, इसमें जो टेक्स्ट थे इनको कवर किया था। और साथ ही साथ जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म एंड थियरी, उसमें जो बॉक्स बने हुए हैं ना, इंट्रोडक्टरी बॉक्सेस जो हैं, 1 या 1.5 पेज तक जाते हैं, बहुत ही अच्छे बॉक्स हैं। उसके अंदर बहुत ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट थियरी और थियरिस्ट के ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर भी। मेरा तो ये मानना है कि आप वो बॉक्स भी ध्यान से पढ़िए और उससे भी नोट्स इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपने थियरी वाले पार्ट में। और साथ ही साथ वो टेक्स्ट जो हैं जो आपके पास अगर अलग से ना हो, तो एक ही जगह सब आपको मिल जाते हैं। इन्हीं रीडर्स का एक भाई है एंथोलॉजी, और मैं सबसे पहला जो एंथोलॉजी मैंने पढ़ा था बाय चांस, जो मुझे मिला था सेंट्रल लाइब्रेरी में बीएचयू में, वो था एफ.टी. पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी। काफ़ी पुरानी किताब है, विक्टोरियन एज की है। इनफैक्ट उसकी जो लिरिक्स हैं उनको कहा, पालग्रेव ने लिखा है इंट्रोडक्शन में कि वो टेनिसन ने खुद सिलेक्ट किया था उनकी म्यूजिकलिटी को देखते हुए। लॉपसाइडेड है, अरेंजमेंट पूरा नहीं है, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ मॉडर्न वर्स की तरह नहीं है, लेकिन पतली किताब है और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कविताएं हैं। तो पोइट्री में आप जानते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है पेपर का और किस तरह का एम्फेसिस है। तो मेरा ये मानना है कि एक्सपैंडेड स्टडी के लिए और स्पेशली रोमांटिक और एलिजाबेथन एज के लिए तो गोल्डन ट्रेजरी पढ़ ही लेनी चाहिए। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आराम से आप पढ़ लेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर किताब है फोनेटिक्स की। पूरी लिंग्विस्टिक्स के लिए इस तरह की कोई किताब मेरे ध्यान में नहीं है, एक किताब, लेकिन ये फोनेटिक्स वाली, जिसे सब लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और बहुत ही आसान है। समस्या ये होगी कि इसका जो मॉडर्न वाला अभी वाला जो एडिशन है, अपडेटेड वाला, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वो जो लाल रंग वाले कवर वाली थी ना, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, टी बालासुब्रमण्यन की, लाल कवर वाली। तो वो वाली किताब जो है खोजनी है, अभी भी हो सकता है सेकेंड हैंड वगैरह पे मिल जाए। अभी जो सबसे लेटेस्ट वाली एडिशन है ना, उसमें कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि अजीब सी हो गई है। तो मुझे तो लाल वाली ही पसंद है अब भी, और मैं अपने स्टूडेंट्स को अब भी अपनी उसी लाल वाली किताब से
पढ़ाया करता हूँ। तो एक वो फ़ोनेटिक्स वाला आप ध्यान से उसको पढ़ लें। आप समझ ही रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में फ़ोनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट लाइफ में फ़ोनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लें। इतना सारा करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके इंग्लिश का लेवल मैं गारंटी दे रहा हूँ, एकदम पक्की बात है, अगर आप ठीक तरह से इसको पढ़ लेते हैं और अपने एमए का सिलेबस रिवाइज़ कर लेते हैं। ये सारा काम क्योंकि ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, ये कोई नई चीज़ें तो है नहीं। एमए का सिलेबस पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये सारा कुछ पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है और उसे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है, तो भाई यूपीएससी की तैयारी जो आप जिस तरह से कर रहे हैं या जीडीसी का जो प्लान कर रहे हैं वो आप करते रहें। या कोई अगर नेट की तैयारी कर रहा है, जिस तरह से उसने मटेरियल वगैरह मंगाया है और कोचिंग वगैरह ले रहा है, वो भी वो लेता रहे। लेकिन मेरी इस बात को कोई भी गलत प्रूव नहीं कर पाएगा या काट नहीं पाएगा कि जनरल लेवल ही वो बेस है जिसके ऊपर सारा कुछ खड़ा होता है, पूरा स्ट्रक्चर आपका। और जनरल लेवल जिसका अच्छा नहीं, वो जितना भी याद कर ले और जो भी दाएं बाएं कर ले, फंसेगा जाके एग्ज़ाम के दिन और बोलेगा यार जनरल लेवल अच्छा होता तो कुछ हो गया होता। मेरी स्ट्रेटेजी तो फिर ये है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये है कि जनरल लेवल पे फोकस करिए, 2 महीना जम के लगाइए, एमए का सिलेबस देखते हुए और जो किताबें मैंने बताई है उनको या उनके सब्स्टिट्यूट्स को लेते हुए बढ़िया तरीके से याद करके सबको एकदम तैयार कर लीजिए फर्राटे के साथ। दिमाग से कम 2-3 किताबें तो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, जैसे विलियम जे लॉन्ग या एक हिस्ट्री बुक, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आधे से ज़्यादा उसका वॉल्यूम अगर हो सके तो, या 1/3 तो कर ही डालिए, एकदम बढ़िया से याद हो जाना चाहिए। और पोएम्स, कुछ पोएम्स जो मेन पोएम्स हैं उनका स्ट्रक्चर और कुछ लाइंस अगर हो सके तो पीटर बैरी से नोट्स बना करके, हैरी ब्लेमायर से नोट्स बना करके वो नोट्स, और इनको आप अच्छे से याद कर लें और समझ भी लें। और समझ में ना आए तो दोस्तों से, ग्रुप में, टीचर से, मुझसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स है ही है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो कोई बहुत स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मैं डील कर लूँगा। मैं आपके साथ हूँ और लगातार रह रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे भी नए बेहतर आइडियाज़ आ रहे हैं, और पुराने आइडियाज़ जो मुझे लगता नहीं था कि अच्छे हैं, उनमें से कुछ, जैसे ये वाला ही जो बहुत ही बेसिक आइडिया लगता है कि भाई बेसिक स्तर उठाओ, सुन के लगता है कि ये क्या बोलने की बात है, लेकिन ये बोलने की बात है। मैं देख रहा हूँ कि लोगों का 47 में भी नहीं हुआ, 50 में भी नहीं हुआ, और अभी भी वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो मैं आपका सीनियर हूँ, यही मान लीजिए आप कि मैं 2 साल पहले हो गया, आप 1 साल बाद हो जाएंगे। हम सब कॉलीग्स हैं, एक बराबर ही हैं। बस मैंने कुछ गलतियाँ की, उनसे मैंने सीखा है। बाद में आज मैं गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। और मैंने कुछ अच्छी चीज़ें भी की और उनसे मैंने सीखा है। तो एमए में जो है मैंने अच्छी चीज़ की थी वो था टेक्स्ट पढ़ना, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। और साथ ही साथ कुछ अच्छी किताबें जिनको मैंने बार बार पढ़ा, वो मेरा नेचुरल इंटरेस्ट था। तो आपका इंटरेस्ट हो, बहुत बढ़िया। नहीं है, मेरे कहने पे कर लीजिए, नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अपने नॉलेज का बेसिक लेवल ऊपर उठाइए। आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और मैं भी आपके साथ ही हूँ। कोई परेशानी हो मुझे बताइए। हाँ यार, लाइक और सब्सक्राइब। तो अगर आपको ये पसंद आई हो मेरी बातें तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि भाई पसंद आए तो लाइक करना चाहिए। और अगर ऐसी ही बातें आप और सुनना चाहते हैं और इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं और अपने सब्जेक्ट से, अपने टॉपिक से रिलेटेड बातें भी करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, सब्सक्राइब करिए, लगातार चैनल से जुड़े रहिए। मिल के हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मैं कहता ही हूँ, टुगेदर। तो फिर वी एंड यू टुगेदर विल विन।